नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं आप लोगों से ही ये बात जानना चाहता हूं कि क्या ये सही नहीं है कि इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसका श्रेय उस समय के राजा सम्राट जिनकी सूझबूझ और निर्णय से युद्ध लड़ा गया उसी को ही उस विजय का श्रेय दिया जाता है। तो इस दृष्टि से हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के संविधान का रचयिता किसे कहा जा सकता है, और यह निर्णय इस डिबेट के अंत में दर्शकों आप लोगों को ही करना है। तो चलिए कुछ हम इतिहास में चलते हैं। इस समय बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का रचयिता कहने पर बहस छिड़ी हुई है, खूब बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोग जो है रोजाना कोई ना कोई वीडियो लेकर के सामने आ जा रहे हैं, कौन है कौन है कौन है रचयिता कौन है। यह जाहिर है कि डॉक्टर अंबेडकर को सर्वसम्मत से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उनके सहयोग के लिए एक भारी भरकम संविधान विशेषज्ञों की टीम थी। इस टीम में एक नाम BN राव का भी था, जिनका नाम जो है इस समय चर्चा में छिड़ा हुआ है। इनका काम था कि दुनिया के कुछ प्रमुख देशों के संविधान से कुछ ऐसी धाराओं का संकलन करना जिस पर बहस कर उसे भारतीय जनमानस के कल्याण योग्य बनाकर भावी संविधान में सम्मिलित करना। कुछ चीजें जो है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं तमाम देशों के जो संविधान है उसमें से छांट करके लाइए, फिर उस पर जो है संविधान सभा में बहस होगी, देखा जाएगा क्या वो जो है हमारे समाज के लिए उपयुक्त है, उसमें कुछ और जोड़ घटा करके उसे अपने समाज के योग्य बनाया जाए और उसे बाद में अपने होने वाले संविधान में सम्मिलित किया जाए। उनका यही काम था। लेकिन इससे बृहद काम तो अन्य सहयोगियों को करना था, दूसरे लोगों का। मतलब BN राव के अलावा जो और सहयोगी थे उनको भी काम सौंपा गया था, जिसके लिए चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर ने कई कमेटियां बनाई। कई उनको सर्वेक्षण का काम दिया तथा अपनी संस्तुत चेयरमैन को प्रस्तुत करने को कहा कि भाई आप लोग सर्वे कीजिए, तमाम तरह के सर्वेक्षण कीजिए, जनता में जाइए, क्या जनता की जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या जोड़ना है, क्या सुधार किया जा सकता है। अपनी अपनी अलग अलग आप लोग संस्तुतियां दें जिस पर संविधान सभा में विचार किया जाएगा। तो वे लोग भी अपना संस्तुतियां प्रस्तुत किए। BN राव ने अपना जो है काम किया और संविधान सभा को प्रस्तुत किया।
इसके अलावा बहुत सारे सदस्यों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने अपने स्तर से सुझाव दें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बी.एन. राव थे, जो कमेटियां थीं, बी.एन. राव का अलग काम था, कमेटियों का अलग काम था। इसके अलावा भी जो बड़े नेता थे, जो विशेषज्ञ थे, राष्ट्र निर्माता थे, उन लोगों का भी ये था कि भाई आप लोग भी अपना सुझाव संविधान सभा में प्रस्तुत करें, दें, उस पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ तक कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तो ये लोग ऐसा था, उस पर विचार हुआ, बहस हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इस पर बहस हुई, जिसमें जो है प्रस्तुत करने पर उसका उत्तर जो है, उसका सुधार विशेष करके चेयरमैन को ही करना था। सुझावों पर बहस करना, अपना सुझाव अच्छा ठीक है प्रस्तुत किए। अब चेयरमैन का काम था कि उपरोक्त संकलनों, संस्तुतियों और सुझावों पर बहस करना, अपना सुझाव भी देना, सबका उत्तर देना और अंत में समाधान निकालना, और उसको फिर किस तरह से प्रस्तुत किया जाए भावी संविधान में, वो उनका काम था। फिर उसमें एक एक शब्द को कानूनी भाषा का स्वरूप देना और फिर उन्हें क्रमबद्ध ढंग से अनुच्छेदों, धाराओं में पिरोना, ये काम चेयरमैन का था। यह बहुत ही जटिल काम था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बखूबी निभाया। संविधान का रूप देकर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत किया। सारी चीज़ों को सम्मिलित करके उस पर इतने दिन तक बहस हुई, फिर उसको जो है उसको कानूनी स्वरूप दे करके संविधान बनाया गया, और उसकी प्रति जो है डॉक्टर अंबेडकर ने चेयरमैन की हैसियत से उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत किया। अब आगे देखिए, विचार किया जाए कि क्या हो सकता था, क्या हुआ। चेयरमैन तो डॉक्टर अंबेडकर थे, तो अब उस चेयरमैन की हैसियत से ही उनको संविधान का रचयिता कहा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो तमाम समितियों के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा और लोगों के द्वारा आए, लेकिन उस पर बहस हुई और अंत में कानूनी जामा पहनाने का काम तो चेयरमैन का था, लिहाजा उनको संविधान रचयिता कहा गया। अब आगे देखते हैं कि क्या ये उनको इस संविधान रचयिता कहना सही था, सही है। तो हम कुछ पिछले इतिहास को देखते हैं कि कैसे किसको श्रेय दिया जाता रहा है। चलिए हम पहले उठाते हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो भाई देखिए, इसी क्रम में देखा जाए कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, जबकि उनके सहयोग के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे। मिसाइल का काम अकेले तो उन्होंने किया नहीं, उनके नए दर्जनों वैज्ञानिक सलाहकार थे, सहयोगी थे। मिसाइल के रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए अलग विंग था, तमाम चीजें क्या उसमें जो है जरूरत पड़ेगी,
मिसाइल बनाने में, तो वो काम तो भाई उसके लिए तो अलग विंग था, उनका कहीं चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है खाली एपीजे अब्दुल कलाम की, मिसाइल मैन केवल उन्हीं को कहा गया। दर्जनों जो है वैज्ञानिक थे, उनका साथ जो है एक साथ क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। चलिए आगे चलिए। 1999 के कारगिल विजय का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों दिया जाता है भाई? क्यों? वह तो डर के मारे सामरिक क्षेत्र के नजदीक कभी फटके तक नहीं, लड़ाई के मैदान के समीप तो कभी गए नहीं, सीमा पर तो कहीं गए नहीं लड़ाई के समय, फिर भी उनको जो है श्रेय दिया जाता है कारगिल विजय का। शहीद तो हमारे जवान हुए, फिर क्यों इसका श्रेय केवल भारतीय सेना को ही न दिया जाए? भाजपा के लोग इस संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही जपते रहते हैं। कारगिल विजय का श्रेय केवल बस उन्हीं को दिया जाता है। लड़ाई पर गए थे क्या? कभी एक भी गोली चलाए थे दुश्मनों पर? तो फिर कैसे विजय का श्रेय उनको दिया जाता है भाई? जरा भाजपा ही बताना तो। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्यों दिया जाता है? क्यों? जबकि उन्हें परमाणु ज्ञान का ABCD भी नहीं मालूम था। परमाणु के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, फिर परमाणु परीक्षण का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया। क्या किया? वैज्ञानिक थी क्या? जबकि उन्हें परमाणु ज्ञान का ABCD भी नहीं था मालूम था। हाँ, परीक्षण का निर्णय तथा रॉ मटेरियल की सप्लाई की जिम्मेदारी उनकी थी, आदेश उनका था, सारे संसाधन उनको देने थे। तो इसीलिए न उनको कहा जाता है, उनको श्रेय क्यों दिया जाता है कि उनका निर्देश था, उनकी सूझबूझ थी, संसाधन देना था, रुपया पैसा जो भी था उनको देना था, इसीलिए दिया जाता है इंदिरा गांधी को श्रेय। आगे चलिए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेनाएं भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण की थी। किसके सामने? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। उस समय फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ, जनरल थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जो है जगजीत सिंह अरोड़ा मोर्चे पर यही थे। इन्हीं के सामने जो है जनरल नियाजी ने समर्पण किया था, आज के जो है बांग्लादेश में। रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, जो अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सामरिक क्षेत्र के निकट तक पहुंच गए थे। मुझे मालूम है, हम लोग उस समय विद्यार्थी थे जिस समय बांग्लादेश जो है मुक्ति वाहिनी की लड़ाई चल रही थी, और अमेरिका को अपना 7वां बेड़ा वापस लेना पड़ा था। वहां से चल चुका था अमेरिका से। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा वहां से रवाना कर दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन जब रक्षा मंत्री जाकर के उन्होंने ललकारा कि हम जो है 7वें बेड़े को जो है नष्ट कर देंगे, तो आखिर में जो है अमेरिका को 7वां बेड़ा वापस लेना पड़ा। फिर भी पाकिस्तान के टुकड़े कर अलग बांग्लादेश बनाने का श्रेय इंदिरा गांधी को ही दिया जाता है, जो कि दिल्ली में बैठकर कूटनीतिक चालों का जाल बिछा रही थी। इंदिरा गांधी तो दिल्ली में थी,
वो तमाम देशों से अपना संपर्क बनाए हुए थी, अपनी सेना से संपर्क बनाए हुए थे, अपने रक्षा मंत्री से संपर्क बनाए हुए थे, सेनाध्यक्ष से संपर्क बनाते, जनरल मानेक शॉ से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन लड़ाई में तो नहीं थी ना। तो उनकी सूझबूझ थी, उनकी कूटनीतिक ज्ञान था, और उनकी ही कूटनीति थी कि बांग्लादेश अलग हुआ। सेना का काम तो केवल लड़ाई करना था, लेकिन और सारे काम तो किसको करना था? प्रधानमंत्री को। बांग्लादेश जो अलग हुआ तो उसमें मानेक शॉ का कोई हाथ नहीं था, यहां तक कि रक्षा मंत्री जगजीवन राम का भी हाथ नहीं था, वो सारा हाथ था इंदिरा गांधी का। तो श्रेय इंदिरा गांधी को ही नहीं दिया जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बचपन में थे जब पाकिस्तान 1965 में जो है भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे जो है वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु का जनक माना जाता है। तो अब बात ये रही कि क्या वो बिना किसी संसाधन के ही परमाणु वैज्ञानिक का जनक कहा जाने लगा, कि उसमें सरकार का सहयोग था, उनके और भी सहयोगी थे, कि अकेले ही उन्होंने परमाणु जो है परीक्षण जो भी प्रयोगशाला में था कर डाला? नहीं ना, सरकार ने संसाधन उनको दिए, वो परीक्षण किए, उनकी टीम रही, और फिर उन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की। तो इसी कारण जो है उनको भारत में जो है भारतीय परमाणु का जनक माना जाता है, डॉक्टर भाभा, क्योंकि लीड वो कर रहे थे, नाम उनका हो रहा है, उनके तमाम दर्जनों वैज्ञानिक रहे होंगे, उनका नाम तो नहीं आ रहा है भाई। रिहंद, आगे और पीछे जरा चलिए, रिहंद और भाखड़ा नांगल बांध का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है ना, कि उन्होंने बनाया। भाई कांग्रेसी यही करते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार बनाई रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध। तो वो इंजीनियर तो थे नहीं, पंडित जवाहरलाल इंजीनियर तो थे नहीं, वो बनाने तो गए नहीं, उद्घाटन करने गए होंगे। बनाने का काम किसने किया होगा? इंजीनियरों ने किया होगा, लेकिन श्रेय को दिया जाता है प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में वो सारी चीजें हुई, उनकी इच्छा थी, उनके मंत्रिमंडल ने उसको जो है स्वरूप दिया। तो जो लीड करेगा उसी का नाम न होगा भाई। हाँ, उनके नेतृत्व निर्देशन में ये बात बने। संसाधन तो सरकार ने सप्लाई किया, सरकार का आदेश था, तो नाम प्रधानमंत्री का होगा। आज सारा श्रेय तो मोदी ले रहे हैं हर चीज का। कितना ज्ञान है मोदी को, जो है मंगल ग्रह पर जो भेजा गया यान, उसमें मोदी का कितना हाथ है? यही ना कि संसाधन उपयोग कराए, और ना वैज्ञानिक ज्ञान उनके पास क्या है वैज्ञानिक का ज्ञान? वो तो नाली से जो है गैस पैदा कर रहे हैं, ये है उनका नॉलेज। उनका नॉलेज तो ये है कि बादल छिपा हो तो राडार जो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन सारा श्रेय जो है मोदी को ही दिया जा रहा है। वाजपेयी चिल्ला कर यशस्वी प्रधानमंत्री सब कुछ। अरे क्या उनको नॉलेज है भाई? हाँ, प्रधानमंत्री होने के नाते उनको श्रेय दिया जा रहा है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं भाई। वो भले ही चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन प्रधानमंत्री है, नेतृत्व इनका है, तो उनको श्रेय
दिया जाना चाहिए। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। उनकी शिक्षा के बारे में मैं नहीं जा रहा हूं कि कहां तक शिक्षा है, वो अपना डिग्री दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री है, नेतृत्व तो उनका है, तो उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। अब आगे चलिए थोड़ा और पीछे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि 600 रियासतों का विलय उन्होंने भारत में कराया, भारत गणराज्य में, जबकि वीपी मेनन और भारतीय सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा रोल था। हाँ, कठोर निर्णय को लागू करने की हिम्मत, जिम्मेदारी पटेल की थी, जिसके अच्छे परिणाम आए। तो ये सारा निर्णय करना पटेल का, उनका दिमाग था। लेकिन और सारी चीजें तो मेनन का था, सेना का था। कि पटेल जब गए हैदराबाद के निजाम को घेरा डालने, पटेल गए थे कि सेना गई थी? तो सेना का तो ये नहीं गए, पटेल का ही नाम लिया जाता है। उन्होंने 600 रियासतों को जो है भारतीय गणराज्य में मिला लिया। अरे भाई, तू मिला लिया तभी तो उनको कहा जाता है, हैं? अब तो उनका स्टैचू मोदी बनवाए हैं, न जाने क्या उसको सिंबल ऑफ यूनिटी या किस चीज का नाम दिया गया है ना ऐसा? तो श्रेय पटेल को दिया जाता है ना। कोई कहता है कि नहीं उस समय कमांडर कौन था हैदराबाद को जब घेरा गया था? तो नाम कहीं आता है? नहीं ना, पटेल का ही नाम आता है ना। तो ठीक है, आना भी चाहिए क्योंकि नेतृत्व तो उनका था। आगे चलिए। प्राचीन भारत में अखंड भारत का स्वरूप देने का श्रेय सम्राट चंद्रगुप्त को दिया जाता है, जिनके सूझबूझ से भारत की सीमा का विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। क्या वे अकेले इतने बड़े साम्राज्य में सेनापति की भूमिका निभा सकते थे? नहीं ना, उनके सेनापति लड़ने गए होंगे ना, लेकिन किसके आदेश पर गए होंगे? सम्राट के आदेश पर। संसाधन किसने मुहैया कराया होगा? सम्राट। सूझबूझ किसकी रही होगी? कूटनीतिक चाल किसकी रही होगी? सम्राट की। दिमाग किसका रहा होगा? सम्राट का। तो उनमें अनेक महान सेनापतियों का योगदान था। सोच और नीति निर्धारण का काम निश्चित रूप से सम्राट का ही था, तभी उनको अखंड भारत का जनक कहा जाता है। इतनी दूरदृष्टि, जनता का प्रिय बनने की क्षमता किसी और में उस समय तो नहीं थी जो सम्राट चंद्रगुप्त में थी कि इतने महान साम्राज्य को वो संभाले। लिहाजा उनको श्रेय दिया जाता है अखंड भारत का, दिया भी जाना चाहिए। तो सज्जनों, उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण, इन सबों ऊपर के तथ्यों को जरा विश्लेषण कीजिए कि जो श्रेय दिया गया ऊपर के लोगों को, उनको क्यों उन्हीं लोगों को दिया गया? उनके सहयोगी तो और भी लोग रहे होंगे। उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण कर दर्शक स्वयं विचार करें कि भारतीय संविधान का रचयिता के रूप में यह किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो, किसी एक व्यक्ति का, तो वे किसका नाम आगे करेंगे? हाँ, एक बात मैं जरूर इसमें जोर देना चाहता हूं कि इसका निर्णय लेने से पहले पूर्वाग्रह जो है, पहले से जो मन में पूर्वाग्रह है उसे मन से निकाल दें। यदि आप लखनऊ वाले तथाकथित पाठी वकील का फर्जी वीडियो तथा उनके मनवादी विश्लेषण पर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनका द्वेष भाव देखकर निर्णय लेंगे तो वह निर्णय गलत होगा। एक है लखनऊ वाले कोई पंडित पाठी,
बहुत भारी वकील हैं। वो अपनी वकालत छोड़ करके खाली जो है स्वलिखित संविधान अपना दिखाते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इसमें सारी चीज़ें जो है सरल भाषा में हमने प्रस्तुत किया है। तो भाई उनका अगर जब वीडियो देखेंगे, देख करके निर्णय लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। जाहिर है कि पंडित पाठी पहले ही डॉक्टर अंबेडकर को अतिवादी मान चुके हैं। वो रोजाना एक वीडियो लेकर के उनका यही काम रह गया इस समय कि न जाने कहाँ से वो जो है भाषण निकालते हैं, वो डिबेट निकालते हैं और उसमें केवल निशाना बनाते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। वो पहले ही मान चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तो वो एक तरह से देशद्रोही मान चुके हैं। तो अगर उनके दृष्टिकोण से जो है निर्णय लेंगे तो भटक सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि कम से कम उनके जो चश्मा है डॉक्टर पाठी का, वकील पाठी का, वो चश्मा हटा दें। अंबेडकरवादियों द्वारा ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता कहना उन्हें बहुत अखरता है। कई बार मैं देख चुका हूं अपने वीडियो में, वो अंबेडकरवादियों को केवल इसलिए जो है देशद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं कि वे सब जो राष्ट्रपिता गांधी की जगह महात्मा ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता कहना शुरू कर दिए हैं। क्या इन्होंने पढ़ा है गुलामगिरी? क्या उन्होंने जो है ये डॉक्टर ये त्रिपाठी जो हैं, त्रिपाठी है कि पाठी है, उन्होंने पढ़ा है महात्मा फूले की जीवनी, किस तरह से संघर्ष उन्होंने किया है? उनका योगदान नहीं है। कहते हैं कि उनका देश में क्या योगदान है? उनका देश में योगदान नहीं है। पढ़े हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर स्कूल खोलवाया, ये योगदान देश का नहीं है। गांधी जी को कहते हैं इस देश में योगदान है, और एक वीडियो में पूछ रहे थे कि ज्योतिराव फूले का देश की उन्नति में, देश की प्रगति में क्या योगदान है? अरे भाई, आप क्यों इस तरह की बात करते हो? हैं? महान नायक जो है ज्योतिराव फूले की जीवनी पढ़ो, समझो, तब न पता चलेगा कि उन्होंने जो देश के लिए क्या किया है। तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि ज्योतिराव फूले कुछ किए ही नहीं हैं? वो जो है गिरे शोषित दलित लोगों के लिए जो काम किया, वो काम तो मैं नहीं समझता कि गांधी ने किया, नहीं किया होगा। उनकी दृष्टि में ज्योतिराव फूले भी अतिवादी थे, ये जो पाठी हैं। इस समय पंडित पाठी का एक ही काम रह गया है, वह है डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही सिद्ध करना और अंबेडकरवादियों को दंगा फसाद करने वाला कहना। ऐसे फर्जी कट्टर मनवादी वकीलों पर कतई विश्वास न करें, ये हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं। चलिए, एक और वकील है ग्वालियर वाले, अनिल मिश्रा नाम है उनका। इस समय हम देख रहे हैं रोजाना उनका वीडियो आ रहा है, वो अंबेडकर के पीछे पड़े हुए हैं, वो फोटो जला रहे हैं, उनके फोटो पर जूता मार रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अब एक नया वीडियो मैंने देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे दादा ने भीमराव को अंबेडकर, जो सरनेम अंबेडकर सरनेम, वो मेरे दादा ने अंबेडकर को भीमराव को दिया था। तब जोड़ करके भीमराव में इनके दादा का दिया हुआ जो सरनेम अंबेडकर था वो जुड़ा, तब उनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर हुआ। अब वो कह रहे हैं कि मेरे दादा द्वारा जो दहेज में अंबेडकर सरनेम दिया गया था उसे मैं वापस ले रहा हूं। अरे भाई, तो चलो ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि वो दहेज में उनको मिला था और अंबेडकर सरनेम की क्या था, इसकी सच्चाई मुझे नहीं मालूम है। मैं तो देख रहा हूँ कि उनके एक पोता हैं राजरत्न अंबेडकर, वो कह रहे हैं कि जो है बाबा साहब का जो है उनके प्राथमिक स्कूल में जब नाम लिखाया गया था वहीं से उनका नाम में अंबेडकर जुड़ा हुआ है। वो अम्बावडे जगह पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उस जगह के नाम के कारण अंबेडकर नाम जुड़ा। आप कह रहे हो नहीं, मेरे दादा ने जो है ये अंबेडकर नाम जो है मेरे दादा ने उनको दहेज में दिया था, तो इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ।
चलो मैं आपकी बात मान ले रहा हूं कि आपके दादा ने जो है ये अंबेडकर सरनेम भीमराव को दहेज में दिया था, उसे आप वापस ले लोगे। ठीक है, ले लो, लेकिन ये बताओ कि ये जो अंबेडकर के साथ जो तुम्हारा फूफा का रिश्ता है, वो रिश्ता कैसे वापस ले पाओगे? ले पाओगे? क्योंकि अब तो तुम्हारी बुआ भी नहीं रही। जो सविता अंबेडकर थी वही तुम्हारी बुआ थी, अब तो वो भी नहीं रही है। भारत रत्न जो है उन्होंने ही ये किया था। भारत का संविधान रचने के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, वो जानते हो किसने प्राप्त किया था? उसने प्राप्त किया था तुम्हारी बुआ सविता अंबेडकर ने। किस रूप में? भीमराव अंबेडकर की पत्नी होने के नाते अब वो तुम्हारी बुआ भी नहीं है, तो वो बुआ का जो फूफा का रिश्ता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, तुम्हारा जो है फूफा का जो रिश्ता है, वो कैसे वापस ले पाओगे? नहीं ना, ले पाओगे। चलो, अगर ले पाओगे तो छीन लो। धन्यवाद।